मेरा नाम अमन है। मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता संतान था। मेरी उम्र 38 साल है। मैं छोटा था तभी मेरे पिताजी एक ज़मीनी विवाद में मारे गए थे, क्योंकि मेरे पिताजी खेती करते थे। हमारे खेत थे। किसी तरह माँ ने मुझे पाला। मैं बचपन से ही बलिष्ठ रहा हूँ, क्योंकि मैं घर का दूध घी खा कर बड़ा हुआ हूँ। जब मैं वहाँ कुछ बड़ा हुआ तो माँ के साथ खेती करने में उनकी मदद करने लगा। मेहनत करने की वजह से मेरी पर्सनैलिटी एक अलग ही छाप छोड़ता है। जब मैं 22 साल का हुआ तो माँ ने मेरी शादी पड़ोस के गांव में कर दी। माँ अब बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए उन्हें बहू की ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारी शादी अच्छे संपन्न हो गई थी और रौनक बहू बनकर हमारे घर में आ गई थी। अगली सुबह मेरी आँख किसी की चिल्लाने की आवाज़ के साथ खुली। मेरी पत्नी पहले ही उठ चुकी थी। मैं जैसे ही बाहर आंगन में आया तो मैंने देखा 10-12 आदमी मेरी माँ के पास खड़े थे। उनमें से एक दबंग सा दिखने वाला आदमी माँ से कह रहा था कि जब तक यह ज़मीन मैं तेरे पति से नहीं ले सका, वो अब मैं लेकर रहूँगा। मैंने मेरे रिश्तेदार की बेटी से इसी वजह से तेरी बेटे की शादी की है। अब यह लड़की तुम्हारे खिलाफ दहेज और मारपीट का मुकदमा दर्ज करेगी, या तुम चुपचाप यह ज़मीन मेरे हवाले कर दो और यहाँ से कहीं और चले जाओ। मैंने देखा मेरी बीवी भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। अपनी बीवी को देखकर मैं एकदम से हैरान रह गया। मैं और मेरी माँ समझ गए कि जिससे मेरी शादी हुई है वो एक धोखा हुआ था हमारे साथ। मेरी माँ ने कहा कि अपने जीते जी मैं यह ज़मीन तुम्हें नहीं दूंगी। वो हमें अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए चले गए और मेरी पत्नी को भी ले गए। रात में मुझे पुलिस उठाकर ले गई और दहेज और मारपीट के झूठे केस में जेल में भेज दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि दहेज और उत्पीड़न जैसे बड़े केस में जमानत करवा लेते। बस थोड़ी बहुत ज़मीन ही थी हमारे पास, जिस पर हम खेती करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। 6 साल कोर्ट में केस चला, मगर सबूत के अभाव में मुझे रिहा करना पड़ा, क्योंकि केस झूठा था। जेल में भी माँ ने मेरा धीरज नहीं टूटने दिया। मैं जेल में अपना समय काटने के लिए मैं कसरत करता था, जिसकी वजह से मेरी अच्छी बॉडी बन गई। बीते 6 साल में माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी और जेल से आने के कुछ दिनों बाद माँ का स्वर्गवास हो गया था। मुझे एक बात का बहुत दुख हुआ कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैं इस भरी दुनिया में अकेला रह गया था। अब मेरा गांव में भी कोई नहीं था, तो सबसे पहले मैंने वो घर और ज़मीन बेच दी, जिसकी वजह से आज मैं अकेला हो गया था और सब पैसा बैंक में जमा करा दिया था। अगर किसी अच्छे काम के लिए ज़रूरत होगी तो निकाल लूँगा। और दिल्ली आ गया और एक कपड़ा रंगा फैक्ट्री में काम करने लगा। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वहाँ सब वर्कर्स कासगंज के रहने वाले थे। मेरे मिलनसार व्यवहार की वजह से मेरे सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन वर्करों में एक चाचा थे, उनका भी कोई नहीं था। संसार में ना कोई था उनसे ज़्यादा लगाव था मुझे, पर वो बहुत शराब पीते थे। शायद अकेलेपन की वजह से ज़्यादा पीते थे। मैं 28 साल का हो गया था, भरपूर जवान अकेले ही काट रहा था। मन तो मेरा भी बहुत होता था कि कोई मिले जिससे मैं शादी करके अपना घर बसा लूं। जेल से आए अभी 3 महीने ही हुए थे, इसीलिए अभी किसी को अच्छी तरह से नहीं जानता था। एक दिन सुबह सुबह काम के समय चाचा ने ज़्यादा पी ली और जहाँ गर्म पानी में कपड़ा रंगा करते थे उस खौलते पानी में गिर गए। किसी तरह चाचा को पानी से बाहर निकाला, लेकिन वो कई जगह से झुलस गए थे जब तक फैक्ट्री मालिक नहीं आए थे और चाचा दर्द से चिल्ला रहे थे। उनकी तड़प मुझे देखी नहीं गई और मैं उन्हें ऑटो करके दिल्ली लोकनायक अस्पताल ले आ गया, जहां उन्हें तुरंत भर्ती करा दिया गया। मरहम पट्टी के बाद उन्हें एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और डॉक्टर ने बताया कि 2-3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। मैंने ये बात फ़ोन करके फैक्ट्री मालिक को बताई। उन्होंने मुझे कहा मैं चाचा के पास ही रहूं। मैं उनकी बात मान गया। मैं चाचा से बात किया तो उन्होंने कहा कि अब वो ठीक हैं। बहुत देर चाचा के पास बैठा रहा। मैं चाचा को सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में लाया था और अब दोपहर का 1 बज रहा था। सर्दी के दिन थे तो टाइम का भी पता नहीं लगा। मुझे अब भूख लगने लगी थी तो मैं चाचा से कुछ खाने के लिए लाने का बाल कर अस्पताल से बाहर आ गया। लोकनाथ हॉस्पिटल दिल्ली का बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, जहाँ हज़ारों लोग इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल के बाहर मरीज और मरीज के साथ आए तीमारदारों के लिए चाय, दूध, जूस, फल, अंडा, आमलेट, रोटी, सब्जी आदि की सैकड़ों रेहड़ी और दुकान लगी रहती हैं और इन दुकानों पर बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि दूर दराज से आए लोगों को सस्ते में खाना और दूसरी ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है और फिर कोई अपने मरीज को छोड़कर दूर भी नहीं जा सकता। मैं खाने के ठहरे पर गया।
वहाँ भी भीड़ थी। मेरे आगे एक आंटी खड़ी हुई थी। पहनावे से वे मुस्लिम लग रही थी। वह बार बार दुकानदार से 2 अंडे की आमलेट देने के लिए कह रही थी। मैंने आंटी के हाथ में 100 रुपये का नोट दिया, जिससे मैं बार बार दुकानदार की तरफ करके आमलेट देने के लिए कह रही थी। आमलेट लेने के बाद मैं बाकी पैसे लिए बिना ही चली गई। मेरा खाना भी पैक हो गया था, तो मैंने दुकानदार से कहा कि वह आंटी मेरे साथ है, और उस आंटी के बाकी पैसे लेकर तेज कदमों से चलते हुए आंटी के करीब जाकर मैंने उनसे बोला कि आप शायद पैसे लेना भूल गई थी। उन्होंने एक निगाह मेरे ऊपर डाली और अपने पैसे लेते हुए बोली, आजकल टेंशन की वजह से कुछ ज़्यादा ही ध्यान नहीं रहता। मैं उनके पैसे उन्हें देते हुए बोला कि आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वह बोली कि लगता नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। मैं उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकलकर उनके गालों से टपक रहे थे। यह देखकर मैं भी बेकाबू हो गया, क्योंकि मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता। मैं उनसे कहा कि प्लीज़ आप रो मत, और उन्हें पीने के लिए पानी दिया और कहा कि आप मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि बताने से मन हल्का हो जाता है। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए और पास में पड़ी बेंच पर बैठ गई। मैं भी उनके पास बैठ गया। मैंने पूछा, आप यहाँ अस्पताल में कैसे हो? तो वो बोली कि मेरा नाम नजमा है, मैं दादरी से अपने पति को लेकर आई हूँ। आंटी बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से दोनों किडनी खराब हो गई और अब लास्ट स्टेज है। डॉक्टर ने बताया कि अब कभी भी दुनिया छोड़ सकते हैं। कुछ देर रुक कर मैं बोली कि अच्छा ही है कि खुदा करे उन्हें उठा ले। आप ऐसा क्यों कह रही हो आंटी? जिसे ज़िंदगी भर कोई सुख न दिया और सारी ज़िंदगी शराब के लिए गुजार दी, ना अच्छे पति बन सके ना अच्छे पिता, तो ऐसे शख्स के लिए दिल से यही निकलता है कि खुदा उन्हें उठा ले तो अच्छा है। कितने बच्चे हैं आपके आंटी? 3 बेटी और 1 बेटा है। बड़ी बेटी का नाम सुहाना है, उसकी उम्र 22 साल है, और बेटे का नाम सुभान है, उसकी उम्र 20 साल है। उसके बाद बेटी रजिया 17 साल और रशीदा की उम्र 14 साल है। सुहाना की शादी जैसे तैसे करके मैं 1 साल पहले ही की थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने शादी के कुछ दिनों बाद तलाक दे दिया, क्योंकि मैं उनके द्वारा मांगी हुई दहेज की रकम अदा ना कर पाई। एक तरह से उन्होंने मेरी बेटी को छोड़ दिया। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। आपका बेटा पढ़ रहा है या कोई काम करता है? आंटी, बेटा बचपन से ही बाप की शराब चुराकर पीने लगा था, और आज बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए वो भी शराबी बन गया है और कुछ काम भी नहीं करता। काम करने की बजाय और हमसे वापस पैसे ले लेता है शराब पीने के लिए। मैं तो आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? आंटी, हम माँ बेटी मिलकर सिलाई कढ़ाई करके कुछ कमा लेते हैं, जिससे घर का खर्चा चल जाता है। हम लोग बात कर ही रहे थे कि आंटी का फ़ोन बज उठा। उनका कीपैड का फ़ोन था। फ़ोन पर धागा लिपटा था, मतलब फ़ोन टूटा हुआ था, जिसको उन्होंने स्पीकर मोड पर डालकर बात की। उधर से उनकी बेटी की आवाज़ आई, जो कह रही थी, मम्मी मकान मालकिन आई है। वो कह रही है कि उनको दूसरे किराएदार मिल गए हैं जो टाइम से किराया दिया करेंगे, इसीलिए या तो उनका पूरा किराया दो वरना घर खाली कर दो। आंटी ने कहा कि उनसे कह दो कि 2-3 दिन में मैं पापा को छुट्टी मिल जाएगी। अस्पताल में जब मैं आ जाऊंगी तब बात करेंगे। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा कि आंटी को ना तो पति का प्यार मिल सका और ना ही बेटे का कुछ सुख मिला और ना दामाद अच्छा मिला। मैंने सोचा अगर मैं उनके कुछ काम आ सका तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, उनको भी परिवार मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी मेरा कोई नहीं था। मैंने सोचा अगर नजमा मुझे एक दोस्त के तौर पर अपनाएगी तो मैं जीवन भर एक सच्चे दोस्त की तरह उनके साथ दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी और उनकी उम्र में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। वो मुझसे 10 साल बड़ी थी और कहीं ना कहीं वो पति के प्यार से भी वंचित थी। और अगर मुझे दामाद के रूप में स्वीकार करेगी तो मैं उनकी तलाकशुदा बेटी को अपना लूँगा और एक दामाद के रूप में उनकी मदद करता रहूँगा, और नहीं तो एक बेटे की तरह उनकी सेवा करूँगा और उनके कांटेक्ट में रहूँगा। मैं अपनी उधेड़ बुन में लगा था। उधर आंटी ने अपनी बेटी से बात ख़त्म करके फ़ोन काट दिया और बोली कि बातों बातों में बहुत देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए, और उठकर जाने लगी। मैं भी उनके साथ चलने लगा। पहली बार आंटी को मैंने ध्यान से देखा। उनका रंग गोरा था, उनके लंबे बालों की चोटी बहुत अच्छी लग रही थी। वो कुछ कुछ मुझे फिल्म की अभिनेत्री की तरह लग रही थी। चलते चलते मैंने उनसे पूछा कि आपके पति किस वार्ड में हैं, तो उन्होंने मुझे बताया। उसे सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि मेरे साथ वाले चाचा भी इसी वार्ड में ही भर्ती थे।
बात करते करते हम वार्ड के अंदर आ गए। मैंने देखा कि आंटी के पति का बेड चाचा के बेड 2-4 बेड छोड़कर था। मैंने चाचा को खाना खिलाया और खाने के बाद उनको मेडिसिन दी। आंटी ने भी अपने पति को ऑमलेट खिला दी और मेडिसिन दी। मेडिसिन लेने के थोड़ी देर के बाद चाचा सो गए, आंटी के पति भी सो गए। मुझे ऐसा लगा कि मेडिसिन में कोई नींद की टैबलेट्स मिक्स करते हैं जिससे मरीज को नींद आ जाए। सर्दी के दिन थे तो वार्ड के अंदर बैठे बैठे मुझे हल्की ठंड महसूस हुई तो मैं चाय पीने की सोची। आंटी के पास जाकर उनसे चाय के लिए पूछा तो पहले तो वो मना करने लगी, पर कुछ सोचकर वो बोली कि चलो। अस्पताल परिसर के अंदर ही बनी कैंटीन से मैं चाय ले आया और एक बेंच पर धूप में बैठकर चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद आंटी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे पापा को और अब कैसी तबीयत है उनकी। तो मैंने बताया कि वो मेरे पापा नहीं हैं, यह तो मेरे साथ काम करते हैं और उनके परिसर में कोई नहीं है, इसीलिए इलाज के लिए यहाँ ले आया। उन्होंने पूछा तुम्हारे परिवार कहाँ है, तुम कहाँ के हो। तो मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिरी तक अपनी पूरी कहानी बता दी, जिसे सुनकर वह बोली कि अमन, मैं समझ गई कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो और जब तुमने मेरे पैसे लौटाए हैं और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है कि तुम्हारे जैसे दोस्त दूसरों के काम आते हो। मुझे अगर आप मौका दिए तो मैं आपकी भी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। आंटी मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपके मकान का किराया मैं देना चाहता हूँ। मैं सुन लिया, अगर तुमने मकान का किराया नहीं दिया तो तुम्हें मकान मालिक घर खाली करवाएंगे। नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती क्योंकि हम अभी मिले हैं और मैं तुम्हें जानती भी नहीं। फिर मैं कैसे आपके पैसे लौटाऊंगी। मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे रहा, जो तुम्हें लौटाने पड़ेंगे। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। बेशक हम अभी मिले हों, तुमने मुझे और मैं तुम्हें अपनी सब बातें बता दी। अब हम एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगी अगर तुम जैसा नेक शख्स मेरा दोस्त हो। तो फिर दोस्ती के नाते ही मुझे आपकी मदद करनी दीजिए। बहुत नो नुकुर के बाद वो मान गई। मैंने पूछा कितना किराया है? 5 महीने हो गए हैं, 2000 महीना किराया है, टोटल 10,000 हो गए हैं। आप चिंता ना करें, मैं शाम के टाइम जाऊंगा, एटीएम से पैसे निकाल लूँगा। बहुत देर हम इधर उधर की बातें करते रहे और फिर हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर आ गए और अपने अपने मरीजों की देख रेख में लग गए। अब नजमा आंटी मुझे काफ़ी घुल मिल गई थी और बीच बीच में मेरी तरफ देखकर स्माइल भी कर देती थी। शायद मेरी आंखों में उनके लिए प्यार उमड़ रहा था, मैं भी उनकी तरफ स्माइल कर देता था। थोड़ी देर बाद मैं चाचा को बताकर फैक्ट्री आ गया क्योंकि सर्दी का टाइम था। मैं अपनी जैकेट वगैरह लेने आया था। जब मैं आंटी से बात कर रहा था तो मैंने नोट किया था कि जैसे उन्होंने 3-4 दिन से कपड़े नहीं बदले या शायद उसके पास बदलने के लिए कपड़े ही ना हो। मैं मार्केट गया और क्योंकि वो मुस्लिम थी तो उनके लिए रेडीमेड 2 जोड़ी सलवार कमीज और एक स्मार्टफ़ोन ख़रीदा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उनका चेहरा बता रहा था कि वह मेरा इंतज़ार कर रही है। मुझे देखकर उनके चेहरे पर खूबसूरत स्माइल आ गई थी। मैंने थोड़ी देर चाचा से बात की और आंटी को इशारा करके बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो भी बाहर आ गई। मुझे पता था कि वो आसानी से फ़ोन नहीं लेंगी, तो मैं उनके हाथों में कपड़ों की पॉलीथीन देते हुए कहा, अगर आप वाकई मुझे अपने दोस्त समझती हैं तो यह सामान स्वीकार कर लो। उन्होंने पॉलीथीन मेरे हाथ से लेते हुए उसमें से कपड़े और फ़ोन निकाल कर देखा और बोली, आखिर आप मेरी इतनी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं तो तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और शादीशुदा भी हूँ। आप मुझसे उम्र में बड़ी हो या आप शादीशुदा, इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके परिवार को एक पुरुष रूपी छत की ज़रूरत है और वो छत मैं बनाना चाहता हूँ। मैं बोली, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं अकेला हूँ संसार में, मुझे एक परिवार चाहिए और आपको भी सहारे की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बन जाए। मैंने कहा कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। यह बोलकर मैं मुड़कर जाने लगा तो आंटी ने मुझे जाने नहीं दिया। अमन, मुझे इतनी खुशी आज तक नहीं मिली जितनी खुशी तुम मुझे देना चाहते हो, इसलिए डर रही हूँ कि कहीं ये खुशी चंद पलों की ना हो, कहीं तुम भी मुझे छोड़ ना दो जैसे मेरी बेटी को छोड़ दिया। जिसे ज़िंदगी ने धोखा दिया हो वो किसी को क्या धोखा देगा। तो मैं उनसे कहा कि आप अंदर जाकर कपड़े बदल लीजिए और अपना फ़ोन मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपकी सिम इस फ़ोन में डाल दूँ। उन्होंने मेरी बात मान ली और कपड़े बदलने के लिए वार्ड में बने बाथरूम में चली गई।
तब तक मैंने उनकी सिम चेंज कर दी। जब वो बाहर निकली तो मैंने देखता रह गया। कॉफ़ी कलर की सलवार कमीज़ जो मैं लाया था उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब शाम हो गई थी तो खाना लाने के बहाने आंटी और मैं बाहर आ गए। मैंने उन्हें न्यू फ़ोन दिया। फ़ोन लेकर मैं बोली कि यह तो मुझे चलाना भी नहीं आता। फिर मैं वहीं बैठकर उन्हें थोड़ा बहुत फ़ोन चलाना सिखाया। जब मैं उन्हें फ़ोन चलाना सिखा रहा था मैंने उनसे बहुत सारी दिल की बातें करी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मंद मंद मुस्कुराने लगी। हम जहाँ बैठे थे वहाँ से लोग आ रहे थे। वो लोग बोले रोड की उस पार होटल है, वो अच्छा खाना मिलता है, चलो वहीं से खाना लेंगे। दिल्ली में रोड पर ट्रैफिक बहुत होता है, इसीलिए रोड क्रॉस करने के लिए अंडरपास बना हुआ है। शाम के 8 बजे सर्दी का मौसम था, इसीलिए अंडरपास होना पड़ा था। अंडरपास के पास जाकर मैंने आंटी से कहा कि मैं आपको प्यार करने लगा हूँ। शायद वो मुझे यही सुनने का इंतज़ार कर रही थी। आंटी ने बताया कि रात को वार्ड में नींद नहीं आती क्योंकि रात भर मरीज शोर मचाते हैं और बड़ा हॉस्पिटल होने की वजह से 24 घंटे लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग अस्पताल में बने 3 सेट के नीचे या हॉस्पिटल में बने छोटे छोटे पार्कों में जगह सुकून शांति मिले वहीं सो जाते हैं। वो कई दिन से अस्पताल में थी, इसीलिए उन्हें सब पता था। मेरे पास बिस्तर नहीं था पर आंटी के पास बिस्तर था और कंबल उनके पास एक था। तो मैं तुरंत रोड पर से एक नया कंबल लेकर आ गया। जो जहाँ सोता था वो अपना बिस्तर पहले ही उसे जगह रख देता था ताकि जगह घिर न जाए। आंटी ने अपना बिस्तर हॉस्पिटल से जगह जनरेटर रूम से बाहर लगाया क्योंकि अभी 9:30 बजे थे। उनका काफ़ी नींद आ रही थी तो और अभी हॉस्पिटल में लोग जाग रहे थे। तो बिस्तर लगाने के बाद मैं और आंटी चाय पीने के लिए बाहर आकर आंटी ने अपने घर पर फ़ोन किया और अपनी बेटी से बताया कि खुद का शुक्र है कि मकान के किराए का इंतज़ाम हो गया है और मैं एक टच वाला फ़ोन ले लिया है। उनकी बेटी ने पूछा कि कैसे और कहाँ से फ़ोन लिया, तो आंटी ने मेरी तरफ देखकर कहा कि अभी तू बस इतना सुन ले, खुदा ने किसी को फरिश्ता बनाकर भेजा है हमारी मुश्किल आसान करने की। बाकी मैं तुम्हें वहीं आकर बताऊंगी। बहुत देर बात करने के बाद आंटी ने फ़ोन काट दिया। 11 बज गए थे। हमने अंदर जाकर एक नज़र उनके पति और चाचा पर डाली। वार्ड में 1-2 को छोड़कर बाकी सब सो रहे थे। मैंने भी जनरेटर रूम के बाहर अपना बिस्तर लगा लिया और दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया और घंटे तक बातें करते रहे। मैं सारी रात वहीं बैठा रहा क्योंकि हॉस्पिटल में शोर शराबा की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अब सुबह के 7 बज चुके थे और उठते ही मैंने देखा कि आंटी नहीं थी। फिर मैंने देखा कि वो वार्ड में खड़ी रो रही थी। तो मैं दौड़ते हुए वार्ड में गया तो देखा कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। मुझे देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे कर भी क्या सकते थे। आंटी वहाँ से चली गई। फिर 1 महीने बाद आंटी से बात हुई और उसने मिलने को बुलाया तो मैं उनसे 2 दिन बाद मिलने का टाइम दिया। फिर आई, वो बोली कि वो उससे शादी करना चाहती हैं। मैं यह देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आंटी ने मुझे टाइम मांगा कि अभी 1 साल तक वो शादी नहीं कर सकती। 1 साल बाद हमने शादी की। उनका अच्छा पति मिला और मुझे भी परिवार मिल गया और उनकी बेटी के लिए हमने अच्छा सा लड़का देखकर उनकी शादी करवा दी। और उनके बेटे को भी शराब पीने की लत थी तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर उसका इलाज करवाया। अब हम सब अपने घर में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।